साल 2021 की आखिरी शाम का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। ये साल भी मुश्किल दौर से भरा रहा, मगर हिम्मत और हौसला ही है जिसने सफर को जारी रखा। उम्मीद है इसी जिंदादिली के साथ नए साल में भी नई इबारत लिखी जाएगी। ईटीना स्वदेश की ओर से नए साल की पूर्व संध्या पर आप सबको बधाई। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। साल 2021 को आईपीओ का साल कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस साल हर महीने एक के बाद एक आईपीओ लॉन्च हुए और मार्केट में धमाल भी मचाते दिखे। इस साल कंपनियों ने फंड जुटाने के पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ा है और इस साल पब्लिक इन्वेस्टर से 1.19 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए, जो कि पिछले साल के करीब 4.5 गुना है। देखिए शरद दुबे की ये रिपोर्ट। 2021 साल बहुत इम्पॉर्टेंट था आईपीओज़ के लिए, टेक स्टार्टअप्स जो आईपीओज़ में आए और भारत के लिए। अब देखा जाए तो आईपीओ की मार्केट में जो है सबसे ज़्यादा जो रकम जुटाई गई है पब्लिक से वो थी ऑलमोस्ट 1,19,000 करोड़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आंकड़ा और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप देखें 2017 से तो यहाँ से जो अमाउंट है ये लगभग 4.5 गुना बढ़ गई है। और अगर 2020 से देखें इसमें भी बहुत एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है आईपीओ के पूरे ओवरऑल मार्केट्स में। और ये जो फंड रेजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से सबसे बड़े आईपीओ थे और जो आईपीओ साइजेस थे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो लिस्ट में आएगी वो है पेटीएम। सबसे बड़ी भारत की आईपीओ आई है, 18,300 करोड़ का जो था आईपीओ का ये मार्केट पे आया था। जोमेटो जो है आपकी फूड डिलीवरी ऐप है जो 90,375 करोड़ का आईपीओ साइज लेके आया था। और ये दोनों स्टॉक्स न्यू एज आईपीओ के सबसे बड़े दिग्गज स्टॉक्स थे। हालांकि जो आपके जो टेक स्पेस के भी जो सेकंड लार्जेस्ट आपके हेल्थ इंश्योरर है आपके स्टार हेल्थ, वो भी आए थे 7,250 करोड़ का आईपीओ का इशू साइज लेके। और आखिर में हम देख सकते हैं सोना बीएलडब्ल्यू जो एक ईवी प्ले है और स्टॉक में भी बहुत एक अच्छी मूवमेंट देखी, वो 5,500 करोड़ का आईपीओ साइज लाए थे। और नाइका जो आपके जो फैशन ई रिटेल की जो कंपनी है वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5,350 करोड़ का आईपीओ साइज आया है। चलिए, साल भर बाजार का मूड जैसा भी रहा हो, मगर रिटेल निवेशक भरपूर जोश से लबरेज नजर आए। रिटेल मार्केट के बदलते ट्रेंड पर देखिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा की रिपोर्ट। देखिए 2021 का साल मैं बिल्कुल कह सकता हूँ रिटेलर्स का ही साल रहा है, ना केवल उनका पार्टिसिपेशन के तौर पर ना बल्कि उनके रिटर्न्स के तौर पर भी। शुरुआत करते हैं, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ते हैं तो टिपिकली डीमेट अकाउंट खोलते हैं, तो डीमेट के साथ ही शुरुआत करता हूँ। और अगर आप डीमेट का आउटलुक देखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटलुक निकल के 2019-20 के अंदर जहाँ पे सिर्फ 4 करोड़ डीमेट अकाउंट हुआ करते थे देश में, अब ये बढ़कर करीब पौने 8 करोड़ डीमेट अकाउंट हो चुके हैं। यानी कि जो डीमेट की संख्या है वो सिर्फ 2 साल में ही 2 गुनी से ज़्यादा हो चुकी है। अब हर साल करीब 2 करोड़ से ज़्यादा नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं ऑन एन एवरेज। दूसरा इंपॉर्टेंट बात होता है कि जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं या फिर अलग अलग एसेट्स क्लास में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपका सबसे पहला पसंदीदा होता है। तो रिटेल्स की पार्टिसिपेशन यहाँ पर भी काफ़ी जोरदार तरीके से बढ़ी है। पिछले 10 साल में जो असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लग रहा था वो 6 लाख करोड़ लग रहा था, वो बढ़कर अब 37 लाख करोड़ हो चुका है सिर्फ 10 साल में, यानी कि 5 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने एक स्कोर कार्ड भी निकाला कि 2021 के अंदर म्यूचुअल फंड्स का स्कोर कार्ड क्या कहता है। उसमें यह दिखा कि 63% म्यूचुअल फंड्स जो थे उन्होंने आउट परफॉर्म किया अपने बेंचमार्किंग इंडेक्स को, यानी कि जितना उनका अपना बेस था उससे कहीं ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस दिखी। ये 63% थे, 37 ने अंडर परफॉर्मेंस दी, लेकिन ज़्यादा भी खराब सिचुएशन नहीं बनती हुई दिखी। अब एक और चीज़ होती है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में सीधा सीधा पैसा लगा रहे हैं तो एसआईपी बहुत ही आजकल कॉमन है। तो हमने एसआईपी का ट्रेंड भी निकाला है कि एसआईपी के अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितना पैसा एसआईपी के अंदर आता है। पहले वो आपको दिखाते हैं कि एसआईपी का ट्रेंड कितना था। पहले करीब 14 लाख लोग जुड़े हुए थे, अब करीब 173 लाख एसआईपी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मार्केट्स के अंदर। और ये आंकड़ा देख रहे हैं एकदम से स्पीड से 2020-2021 के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है। अब एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूं इसी एसआईपी का ही। अगर आप देखेंगे एसआईपी का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, यानी कि हर महीने एसआईपी कितनी लगती है, जो पहले 5-6 हज़ार 8 हज़ार करोड़ से शुरू हुई थी, अब ये बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए की एसआईपीज होने लगी हैं। ये स्क्रीन पे आपके आंकड़ा दिख रहा है, जो जनवरी में 8,000 करोड़ थी और इसी साल के नवंबर पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा 11,000 करोड़ रुपए का पहुंच गया। यानी कि हर साल बाजार को 11,000 करोड़ रुपया रिटेलर की तरफ से मिल जाता
जाता है। ये SIP का आंकड़ा था। अब आते हैं सीधा सीधा IPO वाले सेगमेंट में। ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे IPO के अंदर रिटेलर का सब्सक्रिप्शन वो बहुत जोरदार था। सब में अमूमन देखेंगे 100% से 100 गुना से ज़्यादा कि उनकी सब्सक्रिप्शन हुई है, और जो परसेंटेज रिटर्न देख पा रहे हैं वो भी बहुत जोरदार था। इसलिए ये साल रिटेलर्स के लिए IPO का साल भी रहा, क्योंकि उन्होंने IPO से काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। ये कुछ एक शेयर्स हमने आपके सामने रखे हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ एक और पैरामीटर्स जो कि मार्केट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। अभी तक के जो टॉप परफॉर्मेंस शेयर्स कौन कौन से रहे हैं, तो ट्राइडेंट, अदानी टोटल, JSW एनर्जी, KPIT और गुजरात फ्लोरो जैसे शेयर्स ने 300% का रिटर्न दिया है। अगर आप प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट का रिटर्न भी देखेंगे तो 300% तक का आया है। अगर आप फिर भी इक्विटी मार्केट से हटकर कहीं रिटेलर्स का क्रिप्टोज में भी देखना चाहते हैं तो वहां भी शानदार रिटर्न रही, ये भी रिटेलर्स के लिए था। और क्रिप्टो में जो बिटकॉइन है उसने USD टर्म्स में 66% और इथेरियम ने करीब 400% तक का रिटर्न दिया है US डॉलर्स के टर्म्स में। एक और फेवरेट हिस्सा होता है रिटेलर्स का जो कि 2021 में फाइनेंशियल मार्केट से हमको आते हुए दिखा, वो था रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी जो रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ महाराष्ट्र का केस आपको बता रहा हूं, 9.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है और ये पिछले साल के मुकाबले 122% रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुई है। तो आप देखेंगे सभी एसेट्स क्लास के अंदर रिटेलर का पार्टिसिपेशन 2021 के अंदर बहुत जबरदस्त था। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी साल 2021 में लोग काफ़ी क्रेजी दिखे। म्यूचुअल फंड के की सेगमेंट ऐसे थे जिन्होंने आपसे अपने दमदार प्रदर्शन से लोगों को मालामाल कर दिया। 2021 कोविड लहर के बीच म्यूचुअल फंड के रिटर्न की लहर कैसी थी, देखिए संवाददाता जयेश खिलानी की रिपोर्ट। 2021 काफी शानदार साल रहा है इंडिया के फंड मैनेजर्स के लिए, क्योंकि 60% से ज्यादा जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है उन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। और अगर मैं पॉपुलर कैटेगरीज की बात करूं तो काफी सारे पॉजिटिव्स निकल कर आ रहे हैं। इसमें से सबसे पहला ये कि लगभग 90% वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड जो है उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 75% से ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स ने भी अपने बेंचमार्क्स को बीट किया है और ELSS कैटेगरी का भी वही हाल है। अगर हम लार्ज कैप और मिड कैप की बात करें तो थोड़ी बहुत निराशा की बात है इसमें, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में सिर्फ 52% फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है और मिड कैप कैटेगरी में 50% से कम जो फंड्स हैं उन्होंने अपने बेंचमार्क्स को बीट किया है। इंडिविजुअल फंड्स की अगर बात करें तो जो सबसे बड़े आउट परफॉर्मेंस जिनका रहा है, जिसमें AUM 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, उसमें काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है निपॉन इंडिया की तरफ से। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निपॉन टैक्स सेवर फंड और निपॉन स्मॉल कैप फंड ये लिस्ट में फीचर करते हैं और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, जो कि आपको इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर भी ऑफर करते हैं। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया फंड भी ये लिस्ट में शामिल है। अगर अंडर परफॉर्मिंग फंड्स की बात करें तो आदित्य बिरला हाउस में से 2 फंड्स ऐसे हैं जो ये लिस्ट में शामिल होते हैं। एक तो उनका टैक्स रिलीफ 1996 और दूसरा जो है फ्रंटलाइन इक्विटी फंड along with DSP मिड कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड और एक्सेस मिड कैप फंड में भी स्लाइट अंडर परफॉर्मेंस रहा है 2021 में। चलिए इक्विटीज से अब NFTs की तरफ बढ़ जाते हैं। NFT एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके लिए साल 2021 मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस साल पूरे देश ही नहीं दुनिया में NFT की धूम रही। सेलिब्रिटीज़ ने तो NFT क्लब में एक के बाद एक धमाकेदार तरीके से एंट्री करी। आखिर क्या है NFT के कारोबार का ग्राफ, कौन से सेलिब्रिटीज़ NFT क्लब में शामिल हुए, देखते हैं संवाददाता विनी मोतीवाला की रिपोर्ट। NFTs ये शब्द तो सबने सुना होगा 2021 में, और ये शब्द बन गया है द मोस्ट यूज्ड वर्ड अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी 2021 में, और सर्च वर्ड्स भी ये क्रिप्टो से भी ज्यादा सर्च वर्ड है अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेंड्स। तो NFTs क्या है? ये नॉन फंजिबल एसेट टोकन्स है जो एक्चुअली एक उसका कुछ फिजिकल फॉर्म नहीं, ये सिर्फ एक डिजिटल अवतार, डिजिटल टोकन है। तो ये उसकी अभी मार्केट कैप देखिए तो वो अराउंड $7 बिलियन की मार्केट कैप हो गई है सिर्फ NFT यूनिवर्स की। और NFTs का अभी मंथली सेल्स है जो वो है अराउंड $2 बिलियन के करंटली। तो ये NFTs का क्रेज काफ़ी बढ़ चुका है, देखा जाए तो काफ़ी क्रेज हो गया। सब एक्टर्स से एवरी क्रिकेटर्स तक सब लोग ये क्रेज में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और
देखें तो एवरेज जो NFT प्राइस है NFT की Jan 2020 को थी अराउंड $24.98। 30th नवंबर 2021 तो ऑलमोस्ट 2 साल में देखा जाए 2 साल में देखा जाए तो हो गया $913। देखो तो कितना इंक्रीज हो चुका है ये क्रेज, ये एवरेज प्राइस NFTs की कितनी बढ़ गई तो उनका क्रेज भी इंक्रीज हो चुका है। और NFTs में सब लोग ही जाना चाह रहे हैं। मंथली सेल्स तो बढ़ गए, जैसे मैंने बोला $2 बिलियन तक की है अराउंड मंथली सेल्स। और उसके ओवरऑल कंपनीज देखे जैसे लेगेसी ऑक्शंस हाउस है वो भी जंप कर चुके हैं ये बैंड वैगन में। सुथबेज क्रिस्टीज ऑल्सो ने लॉन्च किया है अपने खुद के NFTs। और हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स थोड़ी पीछे रहेंगे इसमें। वहाँ पे देखा जाए तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रजनीकांत जी, कमल हसन, रोहित शर्मा, क्रिकेटर्स भी है, सुनील गावस्कर जी, युवराज सिंह, सोनू निगम, मनीष मल्होत्रा, सब देखे बॉलीवुड साइड, क्रिकेटर साइड में इंडिया में भी ये जंप कर चुके हैं NFT के बैंड वैगन में। और अभी देखते हैं टॉप 5 जो NFTs है वो है द मर्ज, एवरीडेज, ह्यूमन वन, क्रिप्टोपंक 7523, क्रिप्टोपंक 3100। ये है टॉप 5 NFTs। तो काफी क्रेज बढ़ चुका है NFTs का और ये है NFTs का जिस्ट 2021 के लिए। चलिए बात NFT से EVs की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला ज़माना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, लेकिन साल 2021 इस नए ज़माने की नींव बन गया है, क्योंकि इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल की काफ़ी गूंज रही। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस सेक्टर की फ्यूचर की संभावनाओं को बारीकी से जांचा, परखा और ये सेक्टर में आने का प्लान तैयार किया। वहीं साल 2022 इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक निर्णायक साल हो सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए और साथ में भी जानिए कि 2021 में किस तरह से नॉर्मल जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां थीं उनकी परफॉर्मेंस रही। अगर साल 2021 की बात करेंगे तो ऑटो इंडस्ट्री में दिक्कतें भी आई, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कई सारे इनोवेशन भी हैं। यहाँ पर मेन क्या थीम्स रही एक बार हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो कोविड जो डिसरप्शन रहे, यानी कि जो लॉकडाउन रहे, उसके बाद सेमीकंडक्टर क्राइसिस, ये ग्लोबल क्राइसिस था। रूरल डिमांड, यानी कि जो छोटे शहर हैं, जो गांव हैं, वहाँ की डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑल्टरनेट फ्यूल का मतलब हाइड्रोजन, उसके बाद फ्लेक्स फ्यूल। अब सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि साल भर की सेल्स कैसी रही, साल भर की बिक्री कैसी रही। और अगर आप जनवरी फरवरी की बात करेंगे तो सब मौजा ही मौजा था, 11.4%, 14% ऊपर, 17% ऊपर। अच्छा, मार्च और अप्रैल के डेटा को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि पिछले साल में, यानी कि मार्च और अप्रैल 2020 में लॉकडाउन आ गया था। लेकिन आप मंथ ऑन मंथ भी देखेंगे तो डेटा अच्छा ही था। जब इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मंथ एंड मंथ डेटा देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा कि जो पिछला साल था वो अलग था। लेकिन जब आप बात करते हैं सितंबर से लेकर नवंबर तक की, यहाँ पे दिक्कत आना शुरू हुई। और ये डेटा आपको बता रहा है 41% डाउन, 27% डाउन, 18% डाउन। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स की किल्लत थी और कहीं सेमीकंडक्टर मिलके दे ही नहीं रहे थे। इसलिए ना तो सप्लाई थी और इसी वजह डिमांड थी। टू व्हीलर की अगर आप बात करेंगे, कहानी एकदम अलग है। टू व्हीलर की कहानी मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। जनवरी फरवरी मार्च एकदम फोर व्हीलर की तरह सब चंगा चल रहा है। 6%, 10%, 72%, क्योंकि मार्च आप बाय एंड वाई गलत कंपैरिजन कर रहे हैं, मार्च में कुछ हुआ ही नहीं था। मई जून में भी चीज़ें ठीक थी। ये जुलाई से आप देखिए जो ड्रॉप होना शुरू हुआ, जो जुलाई से ड्रॉप होना शुरू हुआ है वो फोर व्हीलर्स में तो आपका ड्रॉप है क्योंकि सप्लाई का, यहाँ डिमांड का इशू था। और ये जब आप आगे ले जाएंगे सितंबर में तो ये और ख़राब होता जाएगा, क्योंकि जो रूरल डिमांड थी, जो गांव थे, वो कोविड की मार के बाद बाहर नहीं निकल पाए थे और इसीलिए टू व्हीलर्स में ये हालतें थी। लेकिन अगर हम पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की बात ना करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, वहाँ पर हुई है असली क्रांति। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले तक हम बात करते थे कि गाड़ियाँ आएंगी, अब आ चुकी हैं या बिल्कुल प्लान्स हैं कंपनी के। शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स से, 2 गाड़ियाँ अभी तक हैं और 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले 2025 तक। 27 में तक 16 इलेक्ट्रिक व्हीकल M&M के आने, अभी एक ई-वेरिटो है। हुंडई की अगर आप बात कर लें, इस समय कोना है लेकिन CBU है, पूरी की पूरी गाड़ी बन के आती है। अब 6 और गाड़ियाँ हिंदुस्तान में बनेंगी और किया, जो कि हुंडई का पेरेंट ब्रांड है, अगर आप देखें तो 7 गाड़ियाँ उनकी तरफ से आ रही हैं। अभी कोई गाड़ी है नहीं, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज़रूरी बात जो आपको निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अब ज़माना है और आगे आने वाले समय में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्लेक्स फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ियाँ भी काफ़ी दिखेंगी। चलिए, ये थी मेरी एक रिपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और किस तरीके से पूरे साल में ऑटो सेक्टर में गतिविधियां रहीं उसको लेकर। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रामलला की। राम की नगरी अयोध्या का भव्य राम मंदिर इंतजार कर रहा है।
मंदिर की नींव तैयार है और चंद दिनों बाद फर्श बनने का काम भी शुरू हो जाएगा। पूरा मंदिर स्पेशल पत्थरों से बनेगा। चबूतरे में कर्नाटक से ग्रेनाइट स्टोन, तो मंदिर में मकराना से मशहूर संगमरमर लगेंगे। फिर भव्य अंदाज में विराजमान होंगे रामलला। लेकिन फिलहाल कहां तक पहुंचा है मंदिर का काम, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मंदिर बनाने से जुड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इस संभावना को तलाश रहे हैं कि भगवान श्री राम मूर्ति की स्थापना ऐसे हो कि हर साल राम जन्म तिथि के मौके पर सूर्य की पहली किरण मूर्ति पर आए। इसके लिए मंदिर के डिजाइन को देखा और समझा जा रहा है। दिसंबर 2023 में 3 मंजिला भव्य राम मंदिर बनाने का लक्ष्य है। मंदिर का निर्माण इतना ठोस और मजबूत किया जा रहा है कि अगले 100 साल तक न कोई भूकंप और न कोई बाढ़ जैसी आपदाओं का असर मंदिर पर होने वाला है। भव्य राम मंदिर बनाने का काम जोरों शोरों पे चल रहा है, लेकिन अभी ताज़ा अपडेट क्या है, कहां तक काम पहुंचा है, बात करने के लिए हमारे साथ चंपत राय जी हैं। अभी स्थिति क्या है, कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंच पाया है, प्रगति किस हिसाब से आगे बढ़ पा रही है? अब फाउंडेशन नींव तैयार हो गई है। 2-4-5% काम 15 से 20 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद ग्रेनाइट पत्थर के ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखकर 6.5 मीटर ऊंचा फर्श तैयार हो जाएगा। भव्य राम मंदिर बनाने का लक्ष्य दिसंबर 2023 है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंचा है, स्थिति कहां तक पहुंची है, बात करने के लिए अनिल जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले समझूंगा कि अभी अपडेट क्या है, कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंचा और आगे क्या क्या स्टेप्स को अपनाया जा रहा है? नींव का निर्माण पूरा हो गया है। उसके बाद प्लिंथ का निर्माण होगा। 20 फुट ऊंची पत्थरों से बनने वाली कर्नाटक ग्रेनाइट से पत्थरों का प्लिंथ बन रही है। उसके बाद बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से भगवान का मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। निकट भविष्य में आने वाला 2023 निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा। गर्भगृह में भक्तों को भगवान वहाँ दर्शन प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। ये ट्रस्ट का प्रयास है। हम उसकी प्रक्रिया के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तर्ज पर ही भव्य अयोध्या रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। नए अयोध्या रेलवे स्टेशन को मंदिर की डिजाइन में बनाया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं को पहुंचते ही मंदिर की भव्यता से जुड़ी एक खास झलक देखने को मिलेगी। हम मौजूद हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन में। ये मुख्य द्वार है अयोध्या रेलवे स्टेशन की ओर आने का, और ये जो तंग गली आप देख रहे हैं, ये दरअसल मेन रोड है ये स्टेशन में दाखिल होने के लिए, यहाँ प्रवेश करने के लिए। और अभी की स्थिति आप देख लीजिए कि ज़रा सी बारिश होती है तो कितना कीचड़ यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर लोगों को चलने में कितनी असुविधा होती है। इसके अलावा ई रिक्शा का जमावड़ा है, दुकानें भी यहीं पर हैं। तो कुल मिलाकर के अभी की स्थिति देख करके आप ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पर मौजूदा जो यात्री हैं, स्थानीय निवासियों को ज़बरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन ये तकलीफ़ें बहुत जल्द दूर होने जा रही हैं। बहुत जल्द आपको अयोध्या की जो मौजूदा स्टेशन आप देख रहे हैं, ये आपको एक भव्य अयोध्या में रेलवे स्टेशन यहाँ पर नजर आएगा, जो बिल्कुल राम मंदिर के तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। 126 करोड़ की लागत से बन रहे अयोध्या रेलवे स्टेशन को मार्च 2022 तक बनाने का लक्ष्य है। 10,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बन रहे नए रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म होंगे। यात्रियों के लिए 4 लिफ्ट, 6 एक्सीलेटर, एसी वेटिंग और रिटायरिंग रूम, डोरमेट्री समेत कई सुविधाएं होंगी और ये पूरा प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा होगा। अयोध्या की पावन नगरी सिर्फ भव्य राम मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि भव्य रेलवे स्टेशन के लिए भी जानी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी पहली झलक हम आपको दिखा रहे हैं कि आने वाले वक्त में अयोध्या रेलवे स्टेशन इतना भव्य नजर आएगा, और ये बिल्कुल इसको राम मंदिर की ही तर्ज पे बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन कैसा होगा अयोध्या रेलवे स्टेशन, ये एक उसका मॉडल, उसका एक प्रतिरूप यहाँ पर रखा हुआ है। और आप अगर इसको देखें तो पहली झलक में आपको ये किसी मंदिर का ही डिज़ाइन नजर आएगा। अयोध्या में सिर्फ भव्य राम मंदिर नहीं, बल्कि बड़ा और उतने ही भव्यता के साथ में अयोध्या रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। और उसी की पहली झलक आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा दिखेगा अयोध्या का भव्य बड़ा रेलवे स्टेशन। लेकिन ये इसका जो निर्माण, इसकी जिम्मेदारी है राइट्स के कंधों पर, और राइट्स के अधिकारी AK जौहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो स्टेशन बन रहा है अयोध्या स्टेशन, इसको किस तरीके से आप इसको बना रहे हैं, इसके डिज़ाइन के बारे में, इसकी भव्यता के बारे में हमें बताइए। 126 करोड़ की लागत का ये इसमें पार्किंग और स्टेशन बना रहे हैं हम लोग। नया स्टेशन 10,000 स्क्वायर मीटर में पूरी बिल्डिंग बन रही है, और इसका बाहर का एक्सटीरियर जो है राम मंदिर के उस पर हम लोगों ने रखा है।
अयोध्या में रामलला को भले ही अपने नए और भव्य घर यानी श्री राम मंदिर जाने में करीब 2 साल का समय हो, लेकिन फिलहाल एक स्थायी टेंट के नीचे विराजे रामलला के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने भक्तों की लंबी कतार हमेशा लगी रहती है। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए मनमोहक रामलला के। समीर दीक्षित, ET नाउ स्वदेश। चलिए, अयोध्या ही नहीं, काशी की तस्वीर भी बदल रही है। कभी घाटों पर बसने वाला काशी आज संवर चुका है। मंदिर से लेकर रेलवे तक कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, जिन्होंने शहर की सूरत को खूबसूरत कर दिया है। देखिए संवाददाता समीर दीक्षित की ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त बनारस रेलवे स्टेशन पे। ये वही स्टेशन है जिसका मुआयना प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात 1:15 बजे किया था। और इस स्टेशन में क्या नई खासियतें जुड़ी हैं, इस स्टेशन का जो काया पलट हुआ है, क्या कुछ यात्री सुविधाओं में इजाफा हुआ है, बात करने के लिए हमारे साथ पंकज सिंह मौजूद हैं जो CPRO नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही कि मड़वाड़ी स्टेशन को जो बनारस में बदला है, तो ये बदलाव अपने साथ में यात्रियों के लिए क्या क्या और सुविधाएं लेकर के आया है? पहले बनारस स्टेशन 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन हुआ करता था। इसको हम लोगों ने 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन बनाया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग यहाँ से ले सकें। और 16 रनिंग लाइंस आज के डेट में है। साथ ही साथ एक ROB भी बना है, उसकी भी कॉस्ट इंक्लूडेड है। टोटल पिछले 5 सालों में 118 करोड़ रुपए इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने खर्च किए इस टोटल बनारस स्टेशन के डेवलपमेंट में, इंक्लूडिंग रनिंग लाइंस, प्लेटफॉर्म्स, FOB, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, फसाड एंड 1 ROB, and all the terminal facilities have been developed here in last 5 years. And thereafter मड़वाड़ी बाहर के लोग जो यहाँ आते हैं उनको ये पता होता है कि हम बनारस जा रहे हैं, बट जब वो सर्च करते हैं तो उनको बनारस नहीं दिखता है। तो इसलिए ये बात कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में थी कि इसका नाम बदल के बनारस रखा जाए। ऑलरेडी यहाँ पे वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी स्टेशन थे, इसलिए इसका नाम बनारस किया गया इसी साल जुलाई में। ये जो बदलाव लेकर के आया है, तो स्टेशन पे अभी तक कितनी ट्रेनें आती थी इससे पहले? अब जो कैपेसिटी में आपने बढ़ोतरी करी है, तो कितनी और स्टेशन पे ट्रेनें आ सकेंगी? कैपेसिटी में इजाफे के तौर पे कुछ बताइएगा। अभी टोटल 31 पेयर्स ट्रेनें हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं और 5 पेयर ट्रेनें ऐसी हैं जो कि पिछले साल हम लोगों ने नॉर्दर्न से, वाराणसी जंक्शन से यहाँ पे ली हैं, जो यहाँ से वर्जिनेट हो रही हैं। उन बेसिकली ये सैटेलाइट स्टेशन है वाराणसी जंक्शन के लिए, जहाँ पे वाराणसी जंक्शन बहुत ही कंजेस्टेड स्टेशन है, तो वहाँ से कुछ ट्रेनों को यहाँ चलाकर उसको डीकंजेस्ट करेंगे हम लोग। और यहाँ की फैसिलिटीज़ देखते हुए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे और ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। अभी हमारा एवरेज फुटफॉल जो है पर डे का वो लगभग 5000 के आसपास है इसको, और जबकि इसकी कैपेसिटी 50,000 तक की है। हम लोग इतनी ट्रेनें चला सकते हैं कि 50,000 पैसेंजर पर डे यहाँ पे अप डाउन कर सकें। चलिए, शो में इस साल के लिए इतना ही। साल ख़त्म होने जा रहा है। ये मुश्किल साल रहा हमारे लिए। हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खोया और बहुतों को खोया, लेकिन उसके बाद भी जीने की एक नई उमंग, एक नई उम्मीद को ढूंढा है। और शायद तक ये साल उस नई उम्मीद के नाम ही रहेगा। ET नाउ स्वदेश के हर उस सदस्य की तरफ से और मेरे उत्कर्ष चतुर्वेदी की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें।